तब हमें यहाँ पर गांग सियोक चॉय के बारे में बताया जाता है, जो कि रूलिंग पार्टी का पुराना हेड होता है और इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ TRPA का भी हेड होता है। चॉय ने 43 की उम्र में ही अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट किया होता है और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता होता है कि उसकी इमेज किस तरह की है, क्योंकि वो बेझिझक होकर लोगों के सामने अपनी बात रखता है, जिस वजह से वो कोई फेक पॉलिटिशियन नहीं है। चॉय को देखकर लोगों का मानना है कि वो उनकी विल को रिप्रेजेंट करता है और उनके बिहाफ के ऊपर बात करता है, जिस वजह से उसका सपोर्ट इतना ज्यादा है कि उसे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट भी माना गया है। पर इन सब के बावजूद भी वो सभी रिपोर्टर्स के लिए एक मुसीबत है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि चॉय प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँच गया होता है, जिस वजह से मीडिया वाले उससे सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर चॉय, हमें पता है कि TRPA इस टाइम कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है, क्योंकि जब आप 2 साल पहले रूलिंग पार्टी के हेड थे तब आपने ही इस बिल को प्रपोज किया था और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी गाइडेंस मेथड की कोई भी लिमिट नहीं है, जिस वजह से बच्चों को मारना भी अलाउड है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आप भी बच्चों को मारने में सपोर्ट करते हैं? आखिरकार इस टाइम तुम लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? टीचर राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2 साल पहले पास हुआ था, जिस वजह से तुम्हारे पास इसके बारे में सवाल पूछने का बहुत ज्यादा टाइम था, पर तुम लोग तो सेलिब्रिटीज और गॉसिप्स के पीछे ही भाग रहे थे। मुझे पता है कि तुम लोगों को पैसों की जरूरत है और जितने ज्यादा व्यूज आते हैं उतना ज्यादा तुम्हें कैश मिलता है, पर फिर भी कभी कभी तुम्हें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो चलो फिर मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को मारने की सपोर्ट में नहीं हूँ, पर जो TRPA है उन्हें उन स्कूल्स को ठीक करने के लिए बनाया गया है जहाँ पर टीचर राइट्स का उल्लंघन होता है, जिस वजह से TRPA सिर्फ उन्हीं स्कूल्स को टारगेट करती है और बाकी जगह इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। पर सर, क्या आप इसके जरिए ये कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स बिहेव नहीं करते हैं उन्हें टीचर्स मार सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि ये सब कुछ आपके ओल्ड फैशन थिंकिंग की वजह से हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, पर क्या आपको नहीं लगता कि जिस स्कूल में TRPA गई है उस स्कूल की सिचुएशन बेटर हो गई है? और वैसे भी मुझे तो लगता है कि जिस आइडिया को आप आउटडेटेड कह रहे हैं उस चीज को हमें स्टूडेंट्स पर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही साबित कर देंगे कि ये आइडिया आउटडेटेड है या नहीं। पर सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जिन स्टूडेंट्स को TRPA ने गाइडेंस दी है उनकी बॉडीज के ऊपर निशान रह गए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये ह्यूमन राइट एक्ट की वायलेशन है? आपको क्या लगता है कि ह्यूमन राइट्स किसे प्रोटेक्ट करते हैं? जब से बच्चों को ना मारने वाला एक्ट पास हुआ है और स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन मिली है, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई है। सभी स्टूडेंट्स को ये अधिकार है कि उन्हें पढ़ाई के लिए सेफ एनवायरनमेंट मिले। तो आखिरकार अगर इस सेफ एनवायरनमेंट को बचाते हुए उन स्टूडेंट्स को चोटें लग जाती हैं जो कि मुसीबत खड़ी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो उन स्टूडेंट्स को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हार्ड वर्क करते हैं और टीचर्स की बातों को सुनते हैं। आप सभी लोग बस एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए जरा रियल रिपोर्टर्स बनिए और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछिए। क्या इसी तरह आप पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? तो अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो आपको मैं ये साफ साफ बता देता हूँ कि मैं गैंग सियोक चॉय TRPA के पीछे पूरी जी जान लगा दूंगा और बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। तो इसलिए पेरेंट्स बेकार सी कॉलें करना बंद कीजिए, क्योंकि मैं TRPA के अगेंस्ट कोई कॉल नहीं उठाऊंगा। तो हवाजिन फोन पे उस न्यूज को देख रहा होता है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि चॉय ने वॉर ही डिक्लेयर कर दी है। पर तभी चॉय वहाँ पर आ जाता है और हवाजिन उसे डैड कहने लगता है, जिस वजह से चॉय उसे लात मारता है और उसे डैड कहने से मना करता है। तब हमें पता चलता है कि वो दोनों वहाँ पर एक ग्रेव को विजिट करने आए होते हैं और वो ग्रेव किसी और की नहीं बल्कि हवाजिन की पत्नी और चॉय की बेटी की होती है, और इसी वजह से हवाजिन चॉय को डैड कह रहा होता है। तब हवाजिन चॉय से पूछने लगता है कि क्या मीडिया और पेरेंट्स के प्रेशर में आकर TRPA बंद हो जाएगी, पर चॉय ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में झुकने नहीं वाला होता है। हवाजिन, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी गायोन उस चीज से खुश होगी जो हम अभी कर रहे हैं? रिवेंज डेड लोगों के लिए नहीं लिया जाता है, बल्कि वो इस वजह से होता है क्योंकि जो लोग जी रहे होते हैं वो मरे हुए लोगों का दर्द नहीं सह पाते हैं। तब चॉय उदास हो जाता है और हवाजिन भी उसका कोई जवाब नहीं दे रहा होता, जिस वजह से चॉय बात को ही पलट देता है और हवाजिन को वहाँ से चलने के लिए कहता है। पर हवाजिन उसे बताता है कि उसे एक नई स्कूल का असाइनमेंट मिला है और वहाँ के प्रिंसिपल ने खुद उससे रिक्वेस्ट की है, जिससे कि ये साबित होता है कि वो स्कूल बहुत बड़ी मुसीबत में है। तब हम देखते हैं हवाजिन उस स्कूल में पहुँच गया होता है और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसे वहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम मिलने वाली है। तब हम देखते हैं जैसे ही वो ऊपर जाता है वैसे ही उसे 2 बंदे लड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं और वहाँ पर 2 गैंग्स आ जाती हैं, जिसमें से एक ऑटो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, और वो लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि हवाजिन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे ऐसे ही काम की तलाश होती है और अब वो उस वॉर को एंड करना चाह रहा होता है। बचपन से ही मुझे कार्स बहुत ज्यादा पसंद थी और जब टॉयज की भी बात आती थी तब भी मुझे रोबोट्स या फिर कुछ और पसंद नहीं आता था और मैं सिर्फ कार्स के साथ ही खेलता था, जिस वजह से मुझे जल्दी एहसास हो गया था कि मेरा ड्रीम क्या है। मैं एक ऑटो इंजीनियर बनना चाहता था, तो इसलिए मैंने ऐसा स्कूल चुना जहाँ पर
ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, पर इस स्कूल में आकर मेरा सपना बस एक नाइटमेयर बन के रह गया। तब हम देखते हैं वो सारे गैंग वाले आपस में लड़ रहे होते हैं और बेचारा ह्योंगजू कुछ नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो तो वहाँ पर लड़ने नहीं बल्कि पढ़ने आया होता है। तब उसे एक पर्सन लड़ाई के अंदर घुसने के लिए कहता है, जिस वजह से उस बेचारे को आगे बढ़ना पड़ता है, पर वो किसी को बिना पंच मारे ही नॉकआउट हो जाता है, जिस वजह से वो रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब वो और सह नहीं पा रहा होता। तब हवाजिन उसके पास से गुजरता है और उसे देखकर ह्योंगजू को लगने लगता है कि हवाजिन को उसने कहीं देखा है। तब हवाजिन प्रिंसिपल से मिलने चला जाता है और प्रिंसिपल को यकीन नहीं आ रहा होता कि सुबह कंप्लीट करने से ही हवाजिन वहाँ पर पहुँच गया होता है और उसे ये भी समझ में आ गया होता है कि वहाँ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पावर स्ट्रगल में फंस गए हैं, जिस वजह से वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। गुनटेक हाई स्कूल बहुत ही बेकार स्कूल है और यहाँ पर अब उन लोगों को मार पड़ रही है जिन्होंने किसी भी बंदे को नॉकआउट नहीं किया है। ये स्कूल इतना ज्यादा बुरा है कि अगर मेरे पास एक विश होती तो मैं टाइम में वापस जाके अपने यंगर सेल्फ को अलग ड्रीम चूज करने के लिए कहता। यहाँ पर क्लासेस की हायरार्की स्कूल के पहले दिन ही डिसाइड हो जाती है और सभी लोग उस दिन फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तब एक हफ्ते बाद इस चीज पर लड़ाई होती है कि कौन सा ग्रेड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और एक महीने बाद सबसे इम्पोर्टेंट फाइट होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ऊपर है और उसमें सेकंड और थर्ड ईयर्स के लोग लड़ते हैं और मेरे जैसा बंदा ऑटो डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा लास्ट आता है। मैं अब थर्ड ईयर में पहुंच गया हूँ और मैं यहाँ पर इस वजह से टिका हुआ हूँ क्योंकि यहाँ की प्रैक्टिकल क्लास मजेदार होती है। वैसे तो मुझे लगा था कि अब मुझे लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, पर हमारे डिपार्टमेंट का ये बेवकूफ ली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि हम लोग हर साल दूसरे नंबर पर आते हैं, जिस वजह से ये चाहता है कि ग्रेजुएट होने से पहले हमारा डिपार्टमेंट टॉप पर पहुंच जाए और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पर क्या ये सब कुछ सच में बेटर करता है? तली ह्योंगजू को भी लात मारने लगता है, पर तभी वो देखता है कि वो तो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और उसे नीचे बैठने की जगह खड़े होने के लिए कहता है ताकि वो उसे अच्छे से लात मार सके और उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। ओए ह्योंगजू, तुम यहाँ पर 3 सालों से हो, तो आखिरकार कैसे तुम इन 3 सालों में एक बार भी किसी को पंच नहीं मार पाए हो? आखिरकार तुम इस स्कूल में कर भी क्या रहे हो? आखिरकार ये किस तरह का बेवकूफ क्वेश्चन है? स्कूल में तो स्टूडेंट पढ़ने ही आएगा ना बेवकूफ। तब हम देखते हैं हवाजिन वहाँ पर आ जाता है और ली को बेवकूफ कहते हुए बताने लगता है कि स्कूल तो पढ़ाई करने की जगह है। तली हवाजिन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा होता और उसके बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से हवाजिन उसे बताता है कि वो TRPA की तरफ से आया है और ह्योंगजू को याद आ जाता है कि उसने हवाजिन को टीवी पर देखा है। तब हमें पता चलता है कि ली ने न्यूज नहीं देखी होती है, जिस वजह से उसे TRPA के बारे में कुछ पता नहीं होता और वो हवाजिन को अपना मुंह बंद रखने का कहकर उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तब हवाजिन उसे एक पंच मार के ही बेहोश कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हवाजिन ह्योंगजू को अपने पास बुला लेता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। तब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पर उनका लीडर चो उन सभी को मोटिवेट कर रहा होता है ताकि वो लोग ऑटो डिपार्टमेंट वाले लोगों को धूल चटा सके और अपनी नंबर 1 पोजीशन को बनाए रख सके। तब चो ऑटो डिपार्टमेंट के ऊपर सरप्राइज अटैक करने का सोच रहा होता है ताकि वो लोग दोबारा से उन्हें कभी चैलेंज ही न कर पाए और इसके लिए सभी लोग तैयार भी हो जाते हैं। पर तभी स्पीकर में से आवाज आने लगती है, जरा ध्यान से सुनो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बेवकूफो, मैं ह्योंगजू हूँ जो कि ऑटो डिपार्टमेंट पे लास्ट आता है और तुम लोग तो मेरे साथ लड़ने के भी काबिल नहीं हो, तो इसलिए अगर तुम में दम है तो मुझसे जिम में आकर मिलो ताकि हम लोग लड़ सकें। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को इससे गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो सभी लोग जिम की तरफ भाग जाते हैं और जैसे ही जिम के दरवाजे को लात मारते हैं वैसे ही अंदर से हवाजिन उनके सिर पर डंडा मारता है। ओए बच्चों, जरा शांत हो जाओ और आकर सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि अभी से इलेक्ट्रिकल और ऑटो डिपार्टमेंट की कंबाइंड क्लासेस होने वाली है और इस कोर्स का नाम कैरेक्टर एजुकेशन है। और हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आकर लड़ सकते हैं। तो चो भी हवाजिन के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से हवाजिन उसे अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। रुको जरा, मैंने तुम्हें यूट्यूब पर देखा है, तुम वही टीचर हो ना जिसे बच्चों को मारना अलाउड है, तो इसका मतलब हम तुम्हारी सेकंड असाइनमेंट है। पर हाँ, जरा तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो चो इतना कह के वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से हवाजिन उसके सिर पर एक जोरदार डंडा मारता है और कहने लगता है कि आखिरकार उसे बाहर जाने की इजाजत किसने दी है। तुम एक टीचर हो और तुम इतने तो समझदार हो कि तुम ये जान सको कि तुम्हें किस जगह पर पंगा लेना चाहिए और कहाँ पर नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अडल्ट हो या फिर कोई टीचर, अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो हवाजिन कहता है, लगता है तुम कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने कहा है कि मैं तुम लोगों के साथ लड़ूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ लड़ो, क्योंकि हमारे कैरेक्टर एजुकेशन का पहला टॉपिक ही ये है कि तुम्हें तुम्हारी जगह बताई जाए। तो चो को ये सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है, जिस वजह से वो हवाजिन के डंडे से ही उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी हवाजिन उसके मुंह के नीचे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि चो नीचे जाकर गिरता है। मुझे तो लगा था कि यहाँ के बच्चों को लड़ना आता है, पर तुम तो ऐसे ही नीचे गिर गए। और इस स्कूल का तो बुरा हाल है, क्योंकि तुम सिर्फ टीचर्स के ऊपर चिल्ला ही नहीं रहे हो बल्कि उनके ऊपर हाथ भी उठा रहे हो, तो इसलिए तुम्हें तो सबक सिखाना बनता है। तो हवाजिन की मार से चो का बुरा हाल हो गया होता है, जिस वजह से
से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का दूसरा ताकतवर बंदा अपने साथियों को हवाजिन के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। और ये देख के ली को 30 मिनट पहले का सीन याद आ जाता है, क्योंकि उन सभी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होता है। तब हम देखते हैं हवाजिन डंडा लेके सभी के पिछवाड़े पर डंडे बरसाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि सबका बुरा हाल हो जाता है। और ये सब कुछ देख के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का नंबर 2 डर जाता है और हवाजिन से लड़ने से मना करने लगता है। पर हवाजिन उसे नंबर 2 होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए कहता है और उसे गर्दन से उठा के उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार डंडा मारता है। तब इससे सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और हवाजिन के फिर से कहने पर सभी लोग सीट पर बैठ जाते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम पढ़ने के लिए आते हो, ना कि फाइट करने। और अब तुम्हें ये टेस्ट देना है, और हाँ याद रखना कि ये टेस्ट ही तुम्हारी तकदीरों को डिसाइड करेगा। इस टेस्ट से ये साबित हो जाएगा कि हमारा स्कूल कितना ज्यादा बेकार है। पर फिर भी मैंने किसी को ये नहीं बताया है कि जब पढ़ने की बारी आती है तो मैं इस स्कूल में नंबर 1 हूँ। तब हम देखते हैं ह्योंगजू सबसे पहले टेस्ट को कंप्लीट कर लेता है और अगले दिन हम देखते हैं कुछ बच्चे टायर्स को बांध के भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि पढ़ना उनकी फेवरेट चीज है। तब हमें बताया जाता है कि जो लोग भाग रहे होते हैं उनका जीपीए 0 से 59 पॉइंट्स के बीच में आया होता है, जिस वजह से उन्हें पॉन्ड्स कहा जा रहा होता है। और जिनका जीपीए 60 से 90 के बीच में आया होता है उन्हें नाइट्स कहा जा रहा होता है, जो कि आराम से बैठे होते हैं। और जिसका जीपीए 100 पॉइंट होता है वो किंग होता है, जो कि पॉन्ड्स को ऑर्डर दे रहा होता है। और हम देखते हैं ह्योंगजू ही वहाँ का किंग होता है, जो कि उन सभी को 20 राउंड लगाने के बाद 10 और राउंड्स को भागने के लिए कहता है और उसे इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।